गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये आता है आपका यूनिट 2 के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? इंडेमनिटी का मतलब होता है सिक्योरिटी फ्रॉम डैमेज और लॉस। यानी कि कोई भी एक इंसान को किसी भी डैमेज या लॉस होने से बचाना। तो इसका मतलब समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। A contract of indemnity is a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him। तो यहाँ पे इंडेमनिटी का मतलब मैंने बताया कि किसी एक पर्सन को उसके लॉस या डैमेज से सेव करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सिक्योर करना, उसको बचाना। तो यहाँ पे भी कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर। एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करता है कि उसको कोई भी लॉस होगा उससे वो बचाएगा। ठीक है। बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ। वो क्या चीज से बचाएगा? अगर जो प्रोमिसर है, जो कह रहा है, अगर उसी ने कुछ ऐसा कंडक्ट किया, कुछ ऐसा काम किया जिसके वजह से जो प्रॉमिस ही है उसका लॉस होगा, तो उस लॉस या उस डैमेज से वो उसको सेव करेगा। या फिर और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या फिर किसी और पर्सन के कंडक्ट से वो उसको सेव करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टीज रहते हैं, दो पार्टीज इन्वॉल्व रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। पहला पार्टी होता है इंडेमनीफायर, दूसरा इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफायर कौन रहता है? द पार्टी हु प्रोमिसेस टू सेव और प्रोटेक्ट द अदर फ्रॉम लॉस। तो जो पार्टी है, जो प्रॉमिस कर रहा है दूसरे पार्टी को कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा और सेव करेगा जो भी लॉस होगा उससे, तो जो पार्टी जो कह रहा है ये चीज, वो पार्टी हो जाता है इंडेमनीफायर। दूसरा है इंडेमनीफाइड। द पार्टी हु इज promised टू बी सेव्ड और प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस इज नोन एज इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफाइड। तो जो दूसरा पार्टी है, जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है ये कि वो सेव हो जाएगा, तो जो पार्टी है जो सेव हो जाएगा, जिसका लॉस नहीं होगा, उसको दूसरा पार्टी प्रोटेक्ट करेगा, तो वो पार्टी जो है वो हो जाता है इंडेमनिटी होल्डर या फिर इंडेमनीफाइड। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए हैज गिवन अ लोन टू बी ऑफ ₹50,000 बट अनेबल टू रिकवर इट। तो ए एक पार्टी है, उसने लोन दिया है बी को, और बी जो है वो लोन रिपे नहीं कर रहा है ए को, और ए रिकवर नहीं कर पा रहा है जो वो लोन दिया है। तो आगे क्या है? ए कॉन्ट्रैक्टेड विथ सी टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम बी। तो आगे में ए ने सी से कॉन्ट्रैक्ट किया और सी को कहा कि बी से तुम रिकवर करो मेरा लोन। A indemnifies C for any loss which he may incur as the consequences of any proceedings which B may take against C while recovering A's debt। तो यहाँ A ने C को इंडेमनीफाई किया। इंडेमनीफाई का मतलब हमने देखा था सिक्योरिटी फ्रॉम डैमेज और लॉस। तो A ने C को सिक्योर किया फ्रॉम एनी डैमेज और लॉस जो भी C को इनकर होगा बी के ऊपर केस करने में, या जो भी प्रोसीडिंग्स होगा केस का, उसमें जो भी खर्चा आएगा, उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा, वो ए बोला है ए उससे सी को सेव करेगा, यानी कि ए वो रिकवर करेगा। सी को जो भी अमाउंट है उसका लॉस होगा या जो भी डैमेजेस होगा वो ए रिकवर करेगा सी के लिए। तो ये हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जहाँ पे एक पर्सन जो कि जो पर्सन है जो इंडेमनीफाई कर रहा है वो हो जाता है इंडेमनीफायर। वो इंडेमनीफाई कर रहा है सी को, जो है इंडेमनीफाइड, कि सी जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा कोई भी लॉस से। तो वो हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। A contract of indemnity is like any other contract and must fulfill all the essentials of a valid contract। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो बाकी कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है और वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहता है, यानी कि उसको जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का वो फुलफिल करना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होने के लिए। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का? जैसे कि हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो ये सारा होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में भी।
A contract of indemnity may be express or implied. An express contract can be by word of mouth or written. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो या तो एक्सप्रेस हो सकता है। एक्सप्रेस कैसे हो सकता है? या तो रिटन फॉर्म में हो सकता है या तो बाय वर्ड ऑफ माउथ ओरल हो सकता है, ओरली हो सकता है। On the other hand, a contract of indemnity inferred from the circumstances of the case, it is called an implied contract of indemnity। और दूसरा है इम्प्लाइड, यानी कि जो सर्कमस्टांसेस है उससे ये इम्प्लाई हो जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। जैसे कि अगर एक प्रिंसिपल है और उसके बिहाफ में उसका जो एजेंट है वो कुछ पेमेंट किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अपने आप बन गया। ये इम्प्लाई हो गया कि जो प्रिंसिपल है, जो पेमेंट किया है एजेंट, उसको पैसा देना होगा। जो एजेंट है उसको जो भी लॉस हुआ है, अगर वो अपने पॉकेट से खर्चा किया है, तो उसका जो भी लॉस है वो प्रिंसिपल को वो लॉस उसको रिकवर करना पड़ेगा। तो ये होता है इट इज इम्प्लाइड, बिना ही कहे वो ऑलरेडी समझ में आ रहा है बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस। A contract of indemnity is entered into for the purpose of protecting the loss suffered by the indemnified। तो हमने देखा कि indemnified जो है, जिसको प्रॉमिस किया जाता है, उस ये इंटेंशन ही यही रहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का कि जो इंडेमनिफाइड है उसको प्रोटेक्ट करना। आगे देखते हैं राइट्स ऑफ एन इंडेमनिटी होल्डर। ये है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125। He is entitled to recover all damages which he may be compelled to pay in any suit of any matter to which the promise to indemnify applies। तो जो इंडेमनिटी होल्डर है उसका जो भी डैमेज हुआ है केस के टाइम, जो भी उसको पेमेंट करने के लिए कंपेल किया गया था किसी केस के लिए या केस के मैटर के लिए, वो सारे डैमेजेस वो रिकवर कर सकता है इंडेमनिफायर से। आगे है he is entitled to recover all costs reasonably incurred in bringing or defending such suit, provided he acted prudently or with the authority of the promisor। तो यहाँ पे जो इंडेमनिटी होल्डर है उसका जितना भी कॉस्ट, जितना भी खर्चा हुआ है उस केस को डिफेंड करने के दौरान, उस वो खर्चा को वो रिकवर कर सकता है इंडेमनिफायर से। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड ही एक्टेड प्रूडेंटली और विद द अथॉरिटी ऑफ द प्रोमिसर। यानी कि जो इंडेमनिफायर है उसको इंडेमनिफायर ने जिस तरीके से बोला था उस तरीके से ही उसने अपना एक्शंस को किया है, तो ही वो रिकवर कर सकता है। अगर उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जो जिसे इंडेमनिफायर ने नहीं कहा था करने को, तो वो रिकवर नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रोवाइडेड ही एक्टेड प्रूडेंटली or with the authority of the promisor। आगे है he is also entitled to recover all sums which he may have paid under the terms of any compromise of any such suit। यानी कि जो इंडेमनिटी होल्डर है वो सारा सम्स भी वो रिकवर कर सकता है जो उसने पे किया था केस में कॉम्प्रोमाइज करने के टाइम। यानी कि उन्होंने केस को कोर्ट में नहीं ले गया लेकिन आउटसाइड द कोर्ट ही उन्होंने सेटल कर लिया केस को, कि जिसको भी पैसा लेना है या देना है उसने कर लिया और केस को जो है उसने सेटल कर लिया, और उसमें जितना भी खर्चा हुआ वो खर्चा को भी जो इंडेमनिटी होल्डर है वो रिकवर कर सकता है इंडेमनिफायर से, प्रोवाइडेड, लेकिन एक कंडीशन है, the compromise was not contrary to the orders of indemnifier and was prudent or was authorized by the promisor। प्रोवाइडेड जो इंडेमनिटी होल्डर है उसने ऐसा ही काम किया हुआ हो जो इंडेमनिफायर उसे करने के लिए कहा था। ऐसा ना हो उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जो इंडेमनिफायर ने जो कहा था उसका जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट हो ये, या जो उसे जो ऑथराइजेशन जो मिला था उसके अगेंस्ट हो, तो वो गलत हो जाएगा। वैसे में वो रिकवर नहीं कर सकता। अगर वो इंडेमनिफायर के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ही उसने काम किया है तो वो रिकवर कर सकता है सारा सम्स। In short, the indemnity holder can recover from the indemnifier all damages, all costs of suit, and compromise money, if any, provided he acted prudently or with due authority of the indemnifier। तो यहाँ पे जो राइट्स ऑफ एन इंडेमनिटी होल्डर है वो पूरा समराइज वे में बता दिया गया है क्लियरली। जो इंडेमनिटी होल्डर है वो रिकवर कर सकता है इंडेमनिफायर से सारा डैमेजेस, सारा खर्चा जो उसको सूट में केस के दौरान लगा है, जो भी पैसा उसका कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट के टाइम लगा है वो सारा वो रिकवर कर सकता है, प्रोवाइडेड वो प्रूडेंटली एक्ट किया हुआ हो, यानी कि रैशनली उसका जो भी एक्शन है वो रैशनली किया गया हो, और विथ ड्यू अथॉरिटी ऑफ द इंडेमनिफायर, यानी कि उसको जो अथॉरिटी मिला था इंडेमनिफायर से उसी अकॉर्डिंग अगर उसने अपना एक्शंस किया हुआ हो तो वो रिकवर कर सकता है ये सारा डैमेजेस और लॉसेस।
आगे है राइट्स ऑफ एन इंडेमनीफायर। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज साइलेंट ऑन द राइट्स ऑफ एन इंडेमनीफायर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ है अबाउट द राइट्स ऑफ एन इंडेमनीफायर, but as per the provisions of section 141 and various court verdicts, लेकिन as per the provisions of section 141 और कोर्ट के कुछ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग the rights of an indemnifier are similar to the rights of a surety। जो indemnifier का rights है वो सेम है as a rights of a surety। surety के बारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में डिस्कस करेंगे। Right to subrogation। A subrogation means substitution of one person for another। तो subrogation का मतलब है जब एक पर्सन सब्स्टिट्यूट करता है दूसरे पर्सन को, यानी कि रिप्लेसमेंट होता है एक पर्सन का दूसरे पर्सन से। On payment of the amount of loss or liability to the indemnified, the indemnifier is subrogated to all the rights of the indemnified। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे पहले वाले स्लाइड में जो हमने देखा था ए और सी का एग्जांपल था, जहाँ पे ए इंडेमनीफायर था और सी इंडेमनीफाइड था। तो यहाँ पे ए जब सी को उसका सारा लॉसेस एंड डैमेजेस एंड जो भी लाइबिलिटीज है उसके लिए पेमेंट कर देगा, तो ए का जो भी पोजीशन है जो सी का भी पोजीशन है वो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए सबरोगेट कर जाएगा सी के जगह पे एंड ए के पास वो सारा राइट्स आ जाएगा जो सी का था। दूसरा है राइट टू स्यू। If the indemnifier has indemnified the indemnity holder, he gets the right to sue third parties on behalf of the indemnified। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर ए पूरा लॉस एंड डैमेजेस के लिए सी को पेमेंट कर दिया है, उसको इंडेमनीफाई कर दिया है, उसका सारा लॉसेस एंड डैमेजेस को रिकवर कर दिया है, तो ए के पास ये राइट आ जाएगा कि वो थर्ड पार्टी है, यानी कि जो थर्ड पार्टी था हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था थर्ड पार्टी बी था, तो ए के पास ये राइट आ जाएगा कि वो थर्ड पार्टी को स्यू कर सके, बी को स्यू कर सके ऑन बिहाफ ऑफ द इंडेमनीफाइड। आगे है राइट टू रिफ्यूज इंडेमनिटी। If the indemnified suffered any damages which are not covered by the contract of indemnity, the indemnifier is not bound by law to pay such damages। तो अगर ऐसा केस आया जिसमें जो इंडेमनिटी होल्डर है यानी कि सी है वो कुछ ऐसा काम किया जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, जो ए है जो इंडेमनीफायर है जो वो अथॉरिटी दिया है उसके बियॉन्ड वो काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए, तो उस केस में जो भी डैमेजेस या लॉसेस वो सफर करेगा उसको इंडेमनीफायर के पास राइट है कि वो रिफ्यूज करे, वो डैमेजेस एंड लॉसेस वो नहीं पे करेगा, वो अगर ऐसा काम हो गया जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कवर करता है। तो यही है राइट टू रिफ्यूज इंडेमनिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लिए इतना था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। थैंक यू एवरीवन।